Hello everyone, welcome to my channel Learn Psychology with Saisha. So, first of all, I would like to apologize for uploading this video very late. I was caught up with my studies and exams, but now finally I'm going to upload this new video. This is the final and the last part of the first chapter of Barron. And in this part we are going to learn about some important terms, and there's this last part, qualitative research, and we are also going to have a look at some important questions. So let's start with today's video without delaying. So the first important term is random assignment of participants. It is basically ensuring all the research participants have an equal chance of being exposed to each level of independent variable, that is of being assigned to each experimental condition. इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे जो रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स हम जो सिलेक्ट करते हैं उनके पास इक्वल चांस होता है. कुछ पार्टिसिपेंट्स को हम असाइन कर सकते हैं कंट्रोल ग्रुप में, एंड कुछ पार्टिसिपेंट्स को हम असाइन कर सकते हैं हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में. दैट इज़ असाइन, दे आर असाइंड रैंडमली. ओके, कोई बायसनेस इन्वॉल्व नहीं होता है इसमें. ओके, देन द नेक्स्ट टर्म इज़ confounding of variables. So this means confusion that occurs when factors other than the independent variables are permitted to vary across experimental conditions, may invalidate the apparent results of an experiment. So basically हमने क्या पढ़ा था पहले? We had read कि दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, दैट इज़ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मैनिपुलेट किया जाता है बाय द रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज करता है सो दैट उसका इफ़ेक्ट हम जान पाए डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर. ठीक है, मतलब जब एक रिसर्चर मैनिपुलेट करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंक्रीज़ होता है उसके साथ या डिक्रीज़ होता है या क्या इफ़ेक्ट होता है. ठीक है, बट हमारा जो देयर इज़ अनदर वेरिएबल, तो दैट इज़ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स. उसका मतलब क्या होता है? एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स का मतलब होता है दूसरे फैक्टर्स अदर दैन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि इन्फ्लुएंस करता है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स को. ठीक है, बेसिकली लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सो सपोज़ हम लोग पढ़ रहे हैं द इफ़ेक्ट ऑफ स्लीप ऑन आवर परफॉर्मेंस. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो स्लीप है दैट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल है परफॉर्मेंस. पर हमारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स में क्या क्या आ जाएगा? हमारा एनवायरमेंटल कंडीशंस, हमारा सराउंडिंग्स. ठीक है, तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं व्हीकल्स का साउंड. ठीक है, एंड व्हीकल्स के साउंड के वजह से कभी कभी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल्स को इफ़ेक्ट हो जाता है, यस और नो. जैसे कि व्हीकल्स के साउंड की वजह से हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा सा लो हो सकता है, नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से हो सकता है. अगर हमारे एरिया में ज़्यादा एयर पोल्यूशन भी हो तो भी हमें कंसंट्रेशन इश्यूज़ आ सकता है. ठीक है, तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होता है वेरिएबल्स अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ठीक है, देन देयर इज़ द थर्ड टर्म इज़ एक्सपेरिमेंटर इफ़ेक्ट. इसका मतलब होता है the unintended effects of researcher on the participants. अगर एक रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स को पता हो कि दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड, तो उनका बिहेवियर ऐसा होगा जैसे एक अच्छा इम्प्रेशन पड़े. ठीक है, ऑब्जर्वर पर एक अच्छा इम्प्रेशन पड़े, तो वो होता है इन्फ्लुएंस. एक तरीके का इन्फ्लुएंस होता है ऑब्जर्वर का या रिसर्चर का पार्टिसिपेंट्स के ऊपर. ओके, फिर द फोर्थ टर्म इज़ डबल ब्लाइंड प्रोसीजर इन विच द रिसर्चर्स हु हैव कॉन्टैक्ट विद पार्टिसिपेंट्स डू नॉट नो द हाइपोथेसिस अंडर इन्वेस्टिगेशन. तो
डबल ब्लाइंड प्रोसीजर मतलब वो होता है कि यहाँ पे रिसर्चर को पता ही नहीं है कि कुछ स्टडी हो रहा है, क्या स्टडी हो रहा है, यहाँ पे रिसर्चर को ही नहीं पता है। वो स्टडी कौन कंडक्ट कर रहा है, एक थर्ड पार्टी कंडक्ट कर रहा है। वो रिसर्चर जो है, जो ऑब्जर्वर जो है, वो जस्ट ऑब्ज़र्व करके बता रहा है कि क्या क्या ऑब्ज़र्व किया, और ये क्यों होता है, सो दैट कुछ बायसनेस ना हो। ओके, नेक्स्ट, द नेक्स्ट टर्म इज़ confirmation bias, the tendency to notice and remember information that lends support to our views। अच्छा, इसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ एक। देखिए, सपोज़ हम एक बच्चा हमारी क्लास में है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा एवरेज है, ठीक है, एंड हम लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं सपोज़, ठीक है। हम उस बच्चे के बारे में उसके बारे में हम ये सोचेंगे कि ये तो लड़का अच्छा नहीं पढ़ता है, या ये लड़की अच्छी नहीं पढ़ती है और ये फ़ेल होती है। एंड धीरे धीरे ये सब सुन के उस बच्चे या उस बच्ची या बच्चा पे अफेक्ट करेगा ये चीज़, एंड वो एक्चुअली में कंफर्म करेगा हमारे व्यूज़ के साथ, वो कंफर्म करेगा, कंफर्मिंग बिहेवियर दिखाएगा, जैसे कि वो एक्चुअली में कम पढ़ने लगेगा, ठीक है, सो दैट मतलब हमारा व्यूज़ को सपोर्ट मिले, ठीक है। देन द नेक्स्ट टर्म इज़ अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। इट इज़ अ मेंटल शॉर्टकट। ह्यूरिस्टिक मतलब क्या होता है, a mental shortcut. So availability heuristic is a mental shortcut suggesting that the easier it is to bring something to mind, the more frequent or important it is. तो availability heuristic का मतलब होता है कि अगर कुछ एक चीज़ या कुछ एक कॉन्सेप्ट इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो वो कॉन्सेप्ट हमें जल्दी याद आएगा, हमारे माइंड में जल्दी आएगा वो चीज़। फिर द नेक्स्ट टर्म इज़ क्रिटिकल थिंकिंग। Thinking that avoids blind acceptance of conclusions or arguments, but instead closely examines all assumption, evidence and conclusions। मतलब देखिए, वैसे तो हम लोग अगर किसी हमारे क्लोज़ रिलेटिव्स की बात सुनते हैं या फैमिली मेम्बर्स या मम्मा पापा बेस्ट एग्जांपल, मम्मा पापा की अगर हम बात सुनते हैं तो हम लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं, ओके। बट क्रिटिकल थिंकिंग में वी शुड नेवर डू दैट। ऐसा नहीं होता है क्रिटिकल थिंकिंग में। क्रिटिकल थिंकिंग में हम लोग सारे कंक्लूजन्स, सारे अजम्पशंस, सारे स्टेटमेंट्स को पहले अच्छे से एग्जामाइन करते हैं विदाउट ट्रस्टिंग दोज ब्लाइंडली। देन द नेक्स्ट टर्म इज सैम्पलिंग। दिस मेथड इज़ यूज टू सिलेक्ट पार्टिसिपेंट्स इन द सर्वे मेथड। सर्वे मेथड हमने पढ़ा था, सो बेसिकली सर्वे मेथड में सैम्पलिंग यूज़ होता है ताकि हम लोग सिलेक्ट कर सके पार्टिसिपेंट्स को, ठीक है। द लास्ट पार्ट इज क्वालिटेटिव रिसर्च। सो बेसिकली क्वालिटेटिव मेथड में क्या होता है, विल सी दैट दीज मेथड्स इन्वॉल्व इंटरप्रेटिव स्टडी ऑफ अ problem or issue in which the researcher is the key to the whole process. They yield data in form of words, pictures and artifacts. This method involves analyzing and describing these non-numerical data, and here subjectivity plays an important role. So basically यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे non-numerical datas यूज़ होते हैं। हमारा जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है उसमें we use numerical datas, but qualitative research में हमारा non-numerical datas यूज़ होता है। and research में क्या होता है, qualitative research में non-numerical datas को हम interpret करते हैं, analyze करते हैं and describe करते हैं, okay। यहाँ पे लेकिन एक प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे subjectivity इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है, सब्जेक्टिव बायसनेस होता है यहाँ पे, ओके। अच्छा, हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च का। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ इट रिड्यूसेस पावर डिफरेंशियल बिटवीन रिसर्चर्स एंड पार्टिसिपेंट्स। सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ by using negative case analysis these methods expand the scope of explanation. Then the third property is researcher's position is explicitly recognized and his or her values are taken as vantage points. The
Fourth and the last property is reality is considered as constructed through the process of communication and negotiation. तो यहाँ पे पहला है कि जो पावर डिफरेंशियल है, पावर डिफरेंसेस है रिसर्चर्स एंड पार्टिसिपेंट्स में, वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है. सेकेंड प्रॉपर्टी है जो नेगेटिव केस एनालिसिस होता है, वो स्कोप ऑफ एक्सप्लेनेशन एक्सपैंड कर देता है, ठीक है. नेक्स्ट द थर्ड प्रॉपर्टी इज़ रिसर्चर का जो पोजीशन है उसको बहुत अच्छे से रिकग्नाइज़ किया जाता है एंड उसके रिसर्चर के जो वैल्यूज़ है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है. द फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ रियलिटी इज़ कंसिडर्ड एज कंस्ट्रक्टेड. रियलिटी कैसे कंस्ट्रक्ट होता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, सो अब हम हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं. The first question is define the term psychology. Second question is why is psychology considered a branch of science? Third question is what values are central to the scientific methods? Fourth question is what is confirmation bias? Fifth question is what is availability heuristic? Sixth is what is intuitive thinking? Seventh is what is critical thinking? Eighth is what is naturalistic observation? Ninth is correlational method. What is correlational method? 10th is why is random assignment of participants important? 11th is what is confounding of variables? 12th is what is experimental effect? 13th is what is double blind study? 14th is what is deception. 15th is what is informed consent. 16th is what is debriefing. 17th is what are the ethical issues in research. Okay, so there's one homework for you people. यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं समझाया है, that is what is intuitive thinking. बाकी सबका मैंने explain कर दिया है, but intuitive thinking क्या होता है? एंड बेसिकली आई हैव केप्ट दिस होमवर्क फॉर यू ऑल सो दैट तुम लोग थोड़ा सा बुक्स ओपन करो एंड थोड़ा सा सर्च करो एंड थोड़ा सा पढ़ो. सो प्लीज़ ओपन योर बुक्स एंड सर्च फॉर इट. एंड जिसको ये डेफिनेशन मिला थोड़ा सा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करो. ओके, सो दिस इज़ द होमवर्क एंड you're free to do it. If you want you can do it, and if you don't it is okay, it depends on you. But yeah, so this is a homework for you people. And so with this now we come to the end of this chapter completely. We will close this chapter and tomorrow we will start with the next chapter. So thank you for watching my video. Please do like, share and subscribe.